अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। किसी और के साथ ये घटना घटी होती तो शायद मुझे यकीन नहीं आता, लेकिन ये मामला मेरी सगी बहन का था और मैंने अपनी आँखों से देखा। इसलिए मैं ये मानने पर मजबूर हो गया कि काला जादू आज भी है और बहुत ख़तरनाक होता है। भगवान इसके वार से सबको सुरक्षित रखे। ये बात बहुत साल पहले की है, किसी गांव की नहीं बल्कि मुंबई जैसे शहर की है। उस वक्त मैं बीए पास करके अच्छी खासी नौकरी पा चुका था। मेरी छोटी बहन इंदिरा मुझसे 6 साल छोटी है। वो बीए कर रही थी। उसने साइकोलॉजी को अपना ख़ास सब्जेक्ट चुना था। वो पढ़ाई लिखाई में हमेशा से अच्छी थी। इम्तिहान करीब आ रहे थे, इसलिए वो रातों रात जागकर तैयारी कर रही थी। उस वक्त हम में से किसी के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि वो काले जादू का शिकार हो जाएगी। शुरू में किसी ने उसकी बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वो बार बार ये कहती थी कि कई रोज से वो भयानक ख्वाब देख रही है। हमारी माँ भी साइकोलॉजी की स्टूडेंट रह चुकी हैं, इसलिए उन्होंने ये समझा कि ज़्यादा पढ़ने और रात को देर तक जागने की वजह से इसकी हालत ऐसी हो गई है। बेटी, जल्दी सो जाया कर, रात को देर तक जागने से ऐसा होता है। एक रोज़ आधी रात में उसकी कान के पर्दों को फाड़ने वाली चीख सुनाई दी। हम सबकी नींद टूट गई। वो अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें फटी फटी और दहशत से भरी थीं। वो पूरी तरह हाँप रही थी। उसे पसीना आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे उसने कोई भूत देखा है। क्या हुआ बेटी? बेटी इंदिरा, क्या हुआ? मम्मी, वही डरावना सपना। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। धीरज रखो बेटी, इतना परेशान होने की कोई बात नहीं। नहीं मम्मी, मुझे बड़ा डर लगता है। बड़ा भयानक ख्वाब था। वो इतनी डरी हुई थी कि ख्वाब के बारे में बताते वक्त वो कांपने लगी थी। मम्मी, मैं 6 दिनों से 2 कटे हुए हाथ देखती हूँ, पंजे कटे हुए, खून बहता हुआ। ये हाथ मेरी तरफ बड़े भयानक अंदाज से बढ़ते हैं, जैसे जैसे वो मेरा गला घोंटना चाहते हों। मुझे लगता है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई मेरे गले में फंदा कस रहा है। मेरा पढ़ने में जी नहीं लगता। अगर यही हाल रहा तो मैं इम्तिहान में फेल हो जाऊंगी। हम सबको इस बात पर हैरत थी कि एक ही तरह का ख्वाब 6 रातों से लगातार क्यों आ रहा था। हमें फिक्र हुई। मुझे इस तरह की बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन जो घटनाएं मेरी आंखों के सामने घटी थीं, उन्हें देखकर मुझे भी हैरानी थी। अगले कुछ दिनों में कई और बातें ऐसी हुईं जिन्होंने मुझे अचंभे में डाल दिया। एक रोज़ तड़के ही तड़के माँ इंदिरा का बिस्तर उठा रही थी तो उसे तकिए के नीचे सिंदूर, कच्चे चावल के दाने और कुछ सूखे हुए फूल मिले। ये चीज़ें वहाँ कैसे आईं? सब ये सोच सोच कर हैरान थे। भूल चूक से भी उन चीज़ों का वहाँ आने का कोई इम्कान नहीं था, कोई संभावना नहीं थी। अगली रात को माँ ने इंदिरा को अपने साथ सुलाया। आधी रात के बाद फिर वो चीख मारकर उठ बैठी। डैडी ने फौरन बल्ब जला दिया। इंदिरा का चेहरा पीला था। वो डर के मारे थर थर कांप रही थी। इंदिरा ने उस रात भी वही भयानक ख्वाब देखा था। उस रात बिस्तर बिछाने से पहले माँ ने तकिया और बिस्तर अच्छी तरह झाड़कर ये इत्मीनान कर लिया था कि कहीं ढकी छुपी कोई चीज़ न रखी हो।
जब इंदिरा चीख मारकर उठी तो माँ ने फौरन तकिया उठाकर देखा। वो तीनों चीज़ें वहाँ मौजूद थीं। सिंदूर, कच्चे चावल के दाने और सूखे हुए फूल। ये चीज़ें रातों रात वहाँ कैसे आ गईं? अब तो माँ को भी इस बात का यकीन हो गया कि किसी ने इंदिरा पर काला जादू कर दिया है। लेकिन एक मासूम लड़की से किसी को क्या दुश्मनी हो सकती थी? उसे सताने से किसी को क्या मिल सकता था? संभव है सिर्फ परेशान करने के लिए किसी ने ऐसी हरकत की हो। ऐसे कई सवाल हमारे दिमाग को परेशान कर रहे थे। हमारे कई रिश्तेदार ऐसे थे जो हमारी खुशी और कामयाबी देखकर दिल ही दिल में जलते थे। लेकिन हसद और जलन में अंधे होकर कौन ऐसी ओछी और कमीनी हरकत कर सकता है? ये बात हमारी समझ के बाहर थी। माँ भी बार बार अपने दिल को समझाती थी कि शायद उसका ख्याल गलत हो, काले जादू की बात सिर्फ वहम और झूठ हो। लेकिन घटनाएं हमारे शक को पक्का करती जा रही थीं। जब से ये डरावने ख्वाब नजर आने लगे थे, इंदिरा का वजन घटता जा रहा था और वो रोज बरोज दुबली पतली कमजोर होती चली जा रही थी। उसका चेहरा देखते ही ये मालूम होता था कि उसे कोई रोग खून की तरह खाए जा रहा है। लेकिन डॉक्टर और हकीम उसका मर्ज, उसकी बीमारी का पता लगाने में नाकाम थे, असफल थे। जब बीमारी ही पकड़ में नहीं आए तो इलाज कैसे पॉसिबल है? उस जमाने की याद आते ही आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शाम के गहरे होते ही हमारे दिल डूबने लगते थे। घड़ी की टिक टिक के साथ हमारे दिल की धड़कनें तेज होने लगती थीं। दूसरी रात भी माँ ने इंदिरा को अपने साथ सुलाया। उस रात को माँ ने उसके सरहाने तकिया नहीं रखा। शायद उसने सोचा था कि तकिया ना रखने से बुरी आत्मा उसका पीछा छोड़ देगी। लेकिन वो बुरी आत्मा जरूरत से ज्यादा चालाक निकली। आधी रात गुजरते ही इंदिरा पहले की तरह चीख मार कर उठी। जब रोशनी की गई तो डर के मारे इंदिरा की जबान बंद थी। उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। तकिए की जगह पर सिंदूर नहीं था, लेकिन इंदिरा के ब्लाउज पर जगह जगह सिंदूर छिड़का हुआ था, जैसे खून के धब्बे पड़े हों। ये देखते ही माँ भी चीख पड़ी। अब शक और शुबह की कोई गुंजाइश नहीं थी। सवाल ये था कि काले जादू का असर किस तरह दूर किया जाए। ये काम तो फूंक झाड़ करके भूत भगाने वाले ही कर सकते हैं। लेकिन इस काम में अच्छे बुरे की पहचान बहुत मुश्किल है। बहुत से जाली मक्कार आमिल मिलते हैं जिन्हें रुपया पैसा बटोरने के सिवा किसी और बात से मतलब नहीं होता। इस उलझन में एक हफ्ता गुजर गया और इंदिरा की हालत में कोई फर्क नहीं आया। हम सब कुछ करके थक के हार गए, लेकिन बुरी आत्मा आती थी और इंदिरा के ब्लाउज पर सिंदूर छिड़क कर उसे डरा करके चली जाती थी। एक रोज मेरे एक जानने वाले इंदिरा को देखने आए। उन्होंने बताया कि वो एक हाफिज साहब को जानते हैं। अगर माँ इजाज़त दें तो वो उन्हें ले आए। वो इस काम में कमाल रखते हैं। माँ को इसमें क्या एतराज़ हो सकता था? उन्हें अपनी बेटी की ज़िंदगी की फिक्र थी। हाफिज साहब बाईकल्ला की एक छोटी सी बस्ती की चौल में रहते थे। वहाँ तक पहुँचने के लिए गंदी बदबूदार गलियों से गुजरना पड़ता था। उनके माहौल और उनकी गरीबी को देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो बुरी खब्बीस आत्माओं को भगाने में महारत रखते हैं। शायद इसकी वजह यह है कि वो इस काम के लिए पैसे नहीं लेते थे। आदमी हंसी खुशी अगर कुछ दे दे तो वो कबूल कर लेते थे, तो वो ले लेते थे, लेकिन अपनी ज़बान से कोई मुतालबा, कोई मांग नहीं करते। ये मार्च 1968 की बात है। एक रोज़ हाफिज साहब हमारे घर आए। उनका हुलिया अजीबो गरीब था। लंबा मैला कुचैला चोगा, गर्दन में अलग अलग रंगों के दानों के हार, सफ़ेद लंबी दाढ़ी, एक हाथ में तस्बीह यानी माला और दूसरे हाथ में पवित्र किताब। लेकिन उनके चेहरे पर ऐसी चमक थी
जिसे देखते ही माँ के चेहरे पर भी रौनक आ गई। उसके दिल में ये उम्मीद पैदा हुई कि हाफिज साहब ज़रूर आत्मा को दूर करेंगे। माँ अपना दुखड़ा रोती रही और हाफिज साहब खामोशी से सुनते रहे। जब माँ अपनी पूरी बात कह चुकी तो हाफिज साहब ने उसे ठारस दी। माँ जी, आप परेशान ना हों, मैं इससे ज़्यादा बुरी आत्माओं से निपट चुका हूँ। आपकी लड़की को कुछ नहीं होगा, अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। हाफिज साहब ने अपना अमल शुरू कर दिया। उन्होंने कई बोतलें मंगवाईं और उनमें पीने का पानी भरवा दिया। उन्होंने कुछ पढ़ना शुरू किया और पढ़ने के दौरान थोड़ी थोड़ी देर बाद उस पानी पर दम करते जा रहे थे। ये अमल ख़त्म होने के बाद उन्होंने माँ से कहा, जब भी लड़की को प्यास लगे उसे यही पानी पिलाया जाए। इसके बाद लगभग 2 घंटे तक दुआएं पढ़कर उन्होंने कमरे को झाड़ फूंक करके पाक किया, पवित्र किया और उसके बाद उन्होंने 1 दर्जन कीलें लेकर उनको दम करके खिड़की की सलाखों पर हथौड़े से जड़ दिया। ये काम ख़त्म करने के बाद उन्होंने बड़े खुद एतमादी से, उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, देखता हूँ वो खूनी हाथ किस तरह कमरे में दाखिल होते हैं, मैं कल फिर आऊँगा। हाफिज साहब ने जब ये सारा अमल ख़त्म किया तो रात के 2 बज चुके थे। बाकी रात हम लोगों को नींद नहीं आई, लेकिन इंदिरा बेखबर सो गई। सुबह जब उसकी आँख खुली तो माँ ने प्यार से पूछा, बेटी कैसे नींद आई? वो खूनी हाथ पहले की तरह हवा में उड़ते हुए आए थे। जैसे ही वो खिड़की के पास आए, वहाँ ठिठके, ठहरे और जब अंदर दाखिल होने में असफल रहे तो अंधेरे में कहीं गायब हो गए। ये बात सुनकर माँ की जान में जान आई। अगले दिन जब हाफिज साहब आए तो माँ ने पिछले हफ्ते की एक बात उन्हें बताई जो वो पहले बताना भूल गई थी। उस वक्त इंदिरा को चारपाई पर लेटने से डर लगता था। उसका डर दूर करने के लिए डैडी ने उसे एक महात्मा की छोटी सी तस्वीर दी, जिसकी उसके ख़ानदान के लोग बड़ी इज्जत करते थे। डैडी ने इंदिरा से कहा, बेटी इस तस्वीर को मुट्ठी में रखकर आराम से सो जाना। आधी रात गुजरने के बाद जब इंदिरा चीख मारकर उठी तो उसने बताया कि कोई उसके हाथ से तस्वीर छीनने की कोशिश कर रहा था। जब रोशनी हुई तो वाकई वो तस्वीर गायब थी। घर वालों ने कोना कोना छान मारा, लेकिन उस तस्वीर का कोई पता नहीं चला। अजीब बात यह थी कि जब हाफिज साहब झाड़ फूंक करके चले गए तो वो तस्वीर भी मेज़ के एक खाने में रखी हुई मिल गई। जब माँ ने तस्वीर गायब होने की घटना सुनाई तो हाफिज साहब सन्न रह गए। उन्होंने आंखें बंद कर ली और मुराकबे में चले गए। मुराकबे यानी ध्यान में चले गए। 1 घंटे तक वो बुत बने बैठे रहे। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोलीं। इस काले जादू के पीछे जो ताकत है वो मेरे अंदाजे से ज़्यादा निकली। अगर वो आपकी लड़की के हाथ से तस्वीर छीन कर ले जा सकती थी तो वो आपकी अलमारियों से नकदी और गहने भी ले जाने की ताकत रखती थी। देखता हूँ उसकी ताकत ज़्यादा है या मेरे अमल की। आज मैं ये किस्सा ख़त्म कर दूँगा और हमेशा के लिए उसका वजूद ख़त्म हो जाएगा। अगले दिन हाफिज साहब ने जो अमल किया वो पहले से अलग था। उन्होंने सिंदूर पड़ी हुई इंदिरा की साड़ी मंगवाई। साड़ी मिलते ही उन्होंने नया अमल शुरू कर दिया। हाथ में साड़ी लेकर वो कुछ पढ़ते जा रहे थे और साड़ी पर चाकू से वार करते जा रहे थे। ये अमल ख़त्म होने के बाद हाफिज साहब ने एक तावीज़ इंदिरा के गले में बांध दिया। 2 तावीज़ उन्होंने खिड़की पर लगा दिए। हाफिज साहब ने हौसला भरे लहजे में कहा, देखता हूँ अब वो शैतान कैसे यहाँ आने की हिम्मत करता है। माँ जी, आज से आपको लड़की के बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। मैं मुराकबे में था, मैं ध्यान में था। उस वक्त मेरे वली बाबा ने मुझे सब कुछ बता दिया।
ये काला जादू आपके एक रिश्तेदार ने कराया था जो साउथ इंडिया में रहता है। हाफिज साहब ने उसका नाम भी बता दिया। ये दोनों बातें बिल्कुल सही थीं। हाफिज साहब को उसका पता कैसे चला, ये सोचकर हम हैरान थे। काले जादू के मंत्रों को पढ़कर आपके पूरे खानदान को ख़त्म करने के लिए एक आत्मा पैदा की गई थी, लेकिन उसका असर सिर्फ आपकी बेटी पर हुआ। इसकी वजह यह थी कि उसके सितारे सही नहीं थे। अगर आपने मुझे बुलाने में एक दिन की भी देरी की होती तो बच्ची ख़त्म हो जाती। हाफिज साहब का आखिरी जुमला सुनकर हम सब लरस गए। शायद कोई और ये घटना बताता तो मुझे यकीन नहीं आता, लेकिन सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना। हाफिज साहब का अमल कामयाब साबित हुआ और उस दिन के बाद फिर कभी इंदिरा को किसी आत्मा ने नहीं सताया। लेकिन हमारे जिस रिश्तेदार ने काला जादू कराया था उसे अपनी करने की सज़ा भुगतनी पड़ी और 1 साल के अंदर अंदर दर्दनाक हालात में उसकी मौत हो गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।